अब उससे जो फैटी एसिड से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, इनको हम कहते हैं एसाइल ग्लिसरोल्स। ठीक है, अब ये ग्लिसरोल और फैटी एसिड के रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, ग्लिसरोल और फैटी एसिड के रिएक्शन से बनते हैं। अमूमन ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स होती हैं। एसाइल का मतलब है एसिड वाला, एसाइल का मतलब है एसिड वाला। ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाया हुआ है। कितने कार्बन हैं? ग्लिसरोल में 3 कार्बन हैं, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, OH OH लगा हुआ है हर कार्बन के साथ। बाकी वैलेंसियां पूरी की हुई हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक हो गया जी। तो इसको हम कहते हैं ग्लिसरोल, और ये आपने देखी हुई है कहां पे? ग्लिसरीन में। ठीक है, ग्लिसरीन देखी हुई है, वो साबुन बनाते हुए निकलती है, तो वो ग्लिसरोल एक्चुअली केमिकली उसका नाम है ग्लिसरोल। ओल इस्तेमाल होता है किसके लिए? अल्कोहल्स के नामों में आता है, जहां पे OH ग्रुप हो उसको अल्कोहल कहते हैं। तो ये एक तरह की अल्कोहल है। ठीक है, अब OH OH लगे हुए हैं। अब एसिड ग्रुप जो है उसके पास C डबल बॉन्ड O और OH है। ठीक है, अब यहां पे आप देखें तो इसका OH उतरेगा, कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई, और यहां से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन उतरा, उसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई, और उसके नतीजे में COC बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये वही वाला बॉन्ड है जो पीछे कार्बोहाइड्रेट्स के 2 कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ते हुए हमने बनाया था, COC बॉन्ड। एक तरफ से H उतर रहा है, एक तरफ से OH उतर रहा है, पानी निकल गया, दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। ठीक है, एस्टर बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, एस्टर की फिर स्पेशल टाइप थी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है, ऐसा एस्टर बॉन्ड जो कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाए वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। तो यहां पर इसको एस्टर ही कहते हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। कंडेंसेशन रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, एक से H आ रहा है, दूसरे से OH आ रहा है, पानी निकल गया, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, तो वो COC बॉन्ड बन गया। तो अच्छा, फिर उसके बाद एक OH ग्रुप मजीद यहां मौजूद है, उसके साथ एक और फैटी एसिड जुड़ सकता है, फिर एक OH और मौजूद है, एक और फैटी एसिड जुड़ सकता है। तो अगर एक फैटी एसिड एक ग्लिसरोल के साथ जुड़ा हुआ हो तो मोनो एसाइल ग्लिसरोल, एक एसिड वाली ग्लिसरोल है। अगर 2 जुड़े हुए हो तो डाई एसाइल ग्लिसरोल। अगर 3 फैटी एसिड जुड़ जाए ग्लिसरोल के साथ तो ट्राई एसाइल ग्लिसरोल कहेंगे। ठीक है, तो 3 एसिड वाली ग्लिसरोल ट्राई एसाइल ग्लिसरोल कहलाती है। ठीक है, तो ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स, या इनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। फैटी एसिड जो है वो एसिडिक होते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल हो गई तो उनके एसिड OH के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, तो वो इनको हम न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। ये फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर्स हैं, इनकी सिंथेसिस के दौरान पानी निकल जाएगा, एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्कोहल से OH निकलेगी, और दोनों के दरमियान रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा काम हुआ उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, वो थी एसाइल ग्लिसरोल्स, अब उससे नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स। एक ग्लिसरोल का मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, और जो तीसरा OH था उसके ऊपर लगा दें फैटी एसिड के बजाय फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड कौन सा होता है? H3PO4। PO4 ग्रुप जो है फॉस्फेट ग्रुप, वो ग्रुप निकालकर OH की जगह पर लगा दें तो ये बन जाएगा फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब फॉस्फेट की जगह फिर उसके साथ नाइट्रोजनस बेसिस भी जोड़ी जा सकती हैं, मसलन कोलिन जोड़ी जा सकती है, एथनॉलमीन, सीरीन। ये फॉस्फेटिडिक एसिड जहां पर वो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ फिर ये मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड जोड़े जा सकते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो ये हमारे अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, पौधों के अंदर, सब के अंदर फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं,
और ये एक्चुअली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा था कि एक बॉल बनी हुई थी और उसके साथ दो टांगे लटकी हुई थी। तो वो दो टांगे कौन सी हैं? वो नीचे दो टांगे जो हैं वो दो फैटी एसिड लटके हुए हैं, ऊपर OH के साथ ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको येलो कलर में फॉस्फेट का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है दरमियान में, ठीक है, और उसके साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ऊपर कोई और चीज जुड़ी हुई है। तो ये सारा स्ट्रक्चर ऊपर वाला जो है ये आपको गोल करके बना दिया जाता है। मसलन यहाँ पे वो गोल कलर की ग्रीन आपको ये बॉल्स नजर आ रही हैं और नीचे जो दो टांगे लटकी हुई हैं वो एक्चुअली फैटी एसिड के मॉलिक्यूल यहां पर आपको दिखाए हुए, ठीक है। तो एक हेड और दो टेल्स बनाकर दिखाई जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे फॉस्फेटिडाइल कोलिन है, तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर एक कोलिन जुड़ी हुई है। कोलिन एक तरह की नाइट्रोजनस बेस है, आगे चल के बात करेंगे। तो ये कॉमन फॉस्फोलिपिड है जो हमारे हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इससे भी आगे कॉम्प्लेक्स चले जाएं तो वैक्सीज हैं। अब वैक्सीज सिंपल कंपाउंड नहीं है, वहां पर ये पिछले तीनों जो थे वो सिंपल थे। अब वैक्सीज बेसिकली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स का, कोई एक तरह का कंपाउंड नहीं है। इसके अंदर अल्केन्स हो सकती हैं, अल्केन आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। कार्बन की चेंज होगी, साथ काफी सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, ठीक है। 25 से लेकर 35 तक कार्बन हो सकते हैं, ऑड नंबर होगा। फिर इसके अंदर अल्कोहल्स हो सकती हैं मुख्तलिफ तरह के कीटोन्स हो सकते हैं और फैटी एसिड्स के एस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड हैं, मुख्तलिफ तरतीब में आपस में मिला दिए जाएं तो मुख्तलिफ तरह की वैक्सीज बनती हैं। मोम आपने देखा हुआ है, ये अमूमन इस्तेमाल होते हैं प्रोटेक्टिव कवर्स बनाने में। मसलन फ्रूट्स आपने देखे हुए हैं, फलों की सरफेस चमकदार होती है, सेब देख लें, आम देख लें, तो वो जब अच्छा पका हुआ होगा तो वो ऊपर से काफी चमकदार नजर आता है। चमकदार किस वजह से होता है? उसके ऊपर वैक्स की एक बारीक सी लेयर होती है। इसी तरह पत्ते की ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस देखेंगे तो उसकी वो कितनी चमकदार है, वाजे फर्क नजर आएगा। ऊपर वाली ज्यादा चमकदार है, किस वजह से है? वैक्स की वजह से है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है ताकि पानी एवेपोरेट ना हो। फिर इसी तरह इंसेक्ट्स मुख्तलिफ तरह की वैक्सीज प्रोड्यूस करते हैं। आपने मुख्तलिफ तरह के छत्ते बने हुए देखे होंगे, ठीक है। शहद की मक्खी अपना छत्ता बनाती है तो वो भी वैक्स से बना हुआ होता है, ठीक है। पानी को उड़ने से बचाने के लिए सरफेसेस के ऊपर वैक्स लगाते हैं। मसलन मक्खियां भी अपनी बॉडी के ऊपर वैक्स मुसलसल मलती रहती हैं जिसकी वजह से वो खुश्क नहीं होती, ठीक है। फिर इस तरह वैक्स इस्तेमाल होती है लुब्रिकेशन के लिए, एब्रेसिव डैमेज रगड़ से बचाने के लिए भी वैक्सीज को इस्तेमाल करते हैं। फिर टर्पिनॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड नाम सुना हुआ है, तो वो तारपीन एक्चुअली टर्पिनॉइड उससे निकला हुआ है, टर्पीन जैसे, ऑइड जहां पे आ जाए वर्ड तो उस जैसे। ये भी एक काफी बड़ा कंपाउंड है, ग्रुप है कंपाउंड्स का। मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स हैं लेकिन सारे हाइड्रोफोबिक हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक्चुअली इकट्ठे रखे हुए हैं क्योंकि ये आइसोप्रीनॉइड्स के पॉलीमर होते हैं, यानी कि एक सब यूनिट है आइसोप्रीनॉइड, एक तरह का लिपिड है। जोड़ते जाएं मुख्तलिफ कॉन्फर्मेशंस में उनको जोड़ सकते हैं और उनसे मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे रबड़ देखी हुई है, ठीक है, जिसे इरेजर से आप मिटाते हैं तो वो आपको पता दरख्त से निकलती है, तो दरख्त को कट लगाते हैं, उसमें से लिक्विड जमा करते हैं, फिर उसको रबड़ बनाते हैं। इसी तरह कैरोटिनॉइड्स का नाम आपने सुना हुआ है। गाजर के अंदर जो विटामिन पाया जाता है जो आपकी आंखों के लिए मुफीद है वो कैरोटिनॉइड कहलाता है, ठीक है, कैरोटीन जैसा। स्टीरॉइड्स का नाम आपने सुना हुआ है, मुख्तलिफ तरह के हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं। इसी तरह टर्पीन है, तारपीन का तेल, वो मतलब एक दरख्त से पौधे से निकलता है तो वो है, ठीक है। इसी तरह जितनी भी खुशबू मुख्तलिफ तरह की पौधों से आपको मिलती हैं वो सारी टर्पिनॉइड्स होती हैं अमूमन। इसी तरह जो फ्लेवरिंग एजेंट्स अक्सर औकात आपको मिलते हैं, यानी कि वो एसेंस जो होते हैं उनमें भी काफी सारे टर्पिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये लीमो की खुशबू और दूसरे इस तरह के जितने भी जायके और खुशबुएं आपको मिलती हैं वो टर्पिनॉइड्स हैं।